नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल संदेश। अनुज प्रताप सिंह के साथ आज हमारे बीच हैं रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार एडवोकेट श्रीमती सरोज रविंद्र कोल। मैडम, तत्काल संदेश में आपका स्वागत है जी। गुड़ विधानसभा क्षेत्र से आपको बहुजन समाज पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है। आप जनता के बीच कौन कौन से मुद्दों को लेकर जाना चाहेंगी? सर्वप्रथम मैं पत्रकार मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं अपने गुड़ विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी हूँ। बहुजन समाज पार्टी से मुझे बहन जी ने आशीर्वाद दिया, टिकट मिली और मैं विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ, जनता के बीच में जा रही हूँ। जो मुझे समस्याएं सुनने के लिए मिल रही हैं, महिलाएं खास तौर से यही कहती हैं कि जब मैं उनसे बात करती हूँ तो कहती हैं कि बताइए हमारे लिए ना वृद्धा जो पेंशन मिलती है, इसकी योजनाएं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आवास योजनाएं जो सरकार की योजनाएं हैं हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। यही महिलाएं गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता समस्याएं सुनाती हैं। तो अगर मुझे सर्व समाज समतामूलक समाज का अगर आशीर्वाद मिलता है, तो अगर मैं विजयी होती हूँ तो मैं जनता के हित के लिए काम करूँगी और शासन की जो भी योजनाएं हैं मैं जनता के बीच तक पहुंचाऊंगी। जैसे महिलाएं की बात हुई, महिलाओं के बारे में, जी। महिला सशक्तिकरण के बारे में, आप एक खुद महिला हैं, जी तो यदि आपको पार्टी ने मौका दिया है जी और आप जीतती हैं जी। तो महिलाओं के लिए क्या कार्य करेंगी, आप ये बताइए। अगर मैं जीतती हूँ तो महिलाएं की जो समस्याएं हैं मेरे को सुना रही हैं कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं सरकार की नहीं पहुँच पा रही हैं, तो ये बताते रहे कि यदि मुझे जनता चुनती, अपना आशीर्वाद देती है तो मैं उनके लिए हित के लिए काम करूंगी ना। चुनाव में जी। क्या चुनौतियां रहेंगी आपकी, किस तरह से आप संघर्ष करेंगी जनता के बीच में? जनता का साथ मिलता रहेगा, मैं संघर्ष करती रहूंगी। जनता चुनौतियां कोई, जैसे कि यहाँ पर गुड़ विधानसभा क्षेत्र से जी कई पार्टियों के उम्मीदवार हैं यहाँ पर, जैसे कि भाजपा से नागेंद्र सिंह हो गए, कांग्रेस से कुंवर कपिलध्वज सिंह, बड़े बड़े दिग्गज उम्मीदवार हैं। इन सब के रहते हुए आप अपने आप को किस तरह से वहां पर स्थापित करेंगी, क्या जनता के मैसेज देंगी आप? देखिए, मेरी राजा महाराजा सी लड़ाई है जी। अब उनके बीच में जाना ये तो जनता निर्णय करेगी। अपने जो उम्मीदवार जो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में उतारे गए हैं तो ये जनता निर्णय करेगी। जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं जरूर सफल हूँ। अपने पूरे क्षेत्र में, गुड़ विधानसभा क्षेत्र में, या कहा जाए पूरे रीवा जिले में ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बहुत एक विकट समस्या है, खासकर युवाओं के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं, क्या फोकस करेंगी? इस पर जहाँ शिक्षा दर की कमी आएगी तो मैं शिक्षा के लिए लड़ूंगी। जो युवक बेरोजगार हैं, आज इतना पढ़ लिख कर ये सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो जो युवक बेरोजगार हैं तो उनके लिए बहुजन समाज पार्टी सरकार करेगी। फैक्ट्रियां हैं, जेपी की फैक्ट्री है और सारे बहुत फैक्ट्रियां हैं, फिर भी यहाँ के शिक्षित युवा बेरोजगार इधर उधर दर दर भटक रहे हैं। इनको क्या आप, इनके लिए क्या, जैसे कि आप आती हैं यदि पद में, तो क्या करेंगे इनके लिए, युवाओं के लिए से? सरकार तो ये दिखावा करती है। देखिए, मनी प्लांट, सौर ऊर्जा, कितनी बड़ी बड़ी सौर ऊर्जा है, लेकिन गरीबों नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तो जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे थी कि हमने विकास की गंगा बहा दी क्षेत्र में, गुड़ विधानसभा में नहरों का जाल बिछा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया,
जी। कोई भी गांव अछूता नहीं रह गया, जी। नल जल योजना लाई, इस तरह के वो दावे कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? आप देख लीजिए, जो आप नल जल की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए सर्व समाज के घर घर देख लीजिए, पानी तक पीने का नहीं मिल रहा है। आप नल जल की बात कर रहे हैं, आप सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। यहाँ सर्व समाज डिब्बी चिमनी के साथ में रहता है। यहाँ की बिजली जाती है, दिल्ली जाती है, सप्लाई होती है। कोई गरीबों को देखने वाला नहीं है, न सर्व समाज को देखने वाला है। महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और एक वो गैस कनेक्शन की योजना जो चली है, गैस कनेक्शन योजना, इन योजनाओं को वो फोकस कर रहे हैं प्रचार के दौरान। और गांव में आवास योजना जैसे शौचालय इत्यादि वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार के रहते ये जनता के जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो हमारी सरकार ने दी। इस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगी? आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं। मैं गांव गांव भ्रमण कर रही हूँ, सर्व समाज कुटिया झोपड़ी में रह रहा है। आप उनकी बात कर रहे हैं कि सरकार ये कर रही है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो भ्रमण कर रही हूँ, तो ये तो मुझे नहीं बताते हैं कि यहाँ पे ये विकास हुआ है। आप अपना आदर्श किसे मानती हैं? और आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती जी के बारे में? बहुजन समाज पार्टी जी। एक ऐसी पार्टी है जी। जो सर्व समाज हित के लिए काम करती है। चाहे युवक बेरोजगार हो, किसान वर्ग की बात ले लीजिए, देश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। आप सीधी जिला के कांड देख लीजिए कि भाई 10 मत कोल के ऊपर देखिए कैसे कांड हुआ। मणिपुर की घटना देख लीजिए, महिलाओं को किस तरह निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। अगर किसी ने आवाज उठाती है तो एक बहुजन समाज पार्टी उठाती है, और मान सम्मान की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो बहुजन समाज पार्टी लड़े। आप जैसे क्षेत्र में जाती हैं, जी क्षेत्र में आपको सुनने को मिलता होगा, लोग कहते भी होंगे, जी बहुत सारे लोग मिलते होंगे, जी जी बहुत सारी बातें आती हैं कि हो गया चुनाव आ गया तो अब तरह तरह के वादे करने लगे, सब लोग आने लगे। बहुत सारे लोग मतलब जाहिर होता होगा उनका गुस्सा, है ना? जी जी ऐसे इस तरह का वाकया मिलता होगा आपको देखने के लिए। जी। तो आप जनता को किस तरह से समझा पाती हैं, किस तरह से समझा पाएंगी यदि जनता इस तरह कहती? जो जनता है ना, मेरे से यही विवाद करती हैं और मेरे को डांटती हैं कि जब ये चुनावी माहौल जब आया तब वोट मांगने आते हैं, बाकी दिन 5 साल 10 साल इधर उधर चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। मेरे से बहुत खासकर महिलाएं जो है ना, तो मेरे से शिकायत कर रही थी कि ना तो कांग्रेस कुछ कर रही, ना बीजेपी सरकार कुछ कर रही है। यहाँ तक ये बोल रही है ना हमको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, कोई बोलता है हमको जो हम कहीं कार्यालय में जाते हैं जैसे कुछ शिकायत पत्र कुछ करने, ये तो हमारा काम नहीं होता है। तो मैंने बोलती हूँ कि मैंने आपके पास आई, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग मुझे चुनिए। यदि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से अगर मैं बन जाती हूँ तो मैं जरूर आप लोगों के लिए हित के काम करूंगी, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शासन की जो भी सुविधाएं, वो योजनाएं हैं, तो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। हमारे बीच हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सरोज कोल के पति एडवोकेट रविंद्र कोल जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप अपनी शैक्षणिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मेरा इसी गांव में जन्म हुआ 10/8/1978 को। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यही ग्राम भलुहा में हुई। इसके बाद मेरे स्वर्गीय पिताजी 1984 में मजिस्ट्रेट के पद पे सीधी जिला में पदस्थ हुए। 5वीं के बाद शिक्षा हमारी जिला सीधी में हुई, और जिला सीधी के बाद लगातार 8वीं 10वीं 12वीं फादर के साथ में रहे। और ग्रेजुएशन के दौरान मेरे फादर 1999 में हार्ट अटैक से जिला विदिशा में CGM के पद पर एक्सपायर हो गए। और इसके बाद TRS कॉलेज में ऑटोनॉमा से मेरी ग्रेजुएशन हुआ, और लॉ कॉलेज से सन 2006 में मेरी 2006-07 में मेरी LLB कंप्लीट हुई। और इसके बाद हमने फिर
ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से हमने एमए भी किया है। और इसके बाद फिर मैं 2007 से वकालत पेशे में रेगुलर रूप में जिला सत्र न्यायालय रीवा में वकालत का पेशा कर रहा हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम श्री रामलाल कोल है। जैसे कि आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जी जी बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं जी गुड़ विधानसभा क्षेत्र से, जी और आप एक आदिवासी परिवार से हैं, आदिवासी समाज से हैं, जी। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं 2003 में जब ग्रेजुएशन के दौरान मैंने जब किया, LLB करने लगा, तो मैं उसी समय समाज से जुड़ा। समाज सेवा में करते करते मेरे अंदर ये भावना आई कि जो सर्वजन को देखा कि सभी लोग प्रताड़ित हैं, सभी लोग का विकास कार्य रुका हुआ है, ठप पड़ा है, कोई संसाधन नहीं है। तो मुझे बहुत अंदर से पीड़ा हुई। गांव गांव भ्रमण करके हमारे साथीगण सभी जाते थे, तो बिजली, सड़क, पानी, आज भी बहुत ऐसे गांव हैं जहां बेचारे जाने के लिए रोड नहीं है, बेचारों को पैदल जाने के लिए नहीं, मेड़ में जाना पड़ता है, बधवा से जाना पड़ता है, तलाक भीटे से जाना पड़ता है। तो लगातार वो जाने के बाद मैं इसमें फिर राजनीतिक क्षेत्र में आ गया कि यार इनके लिए कुछ करना चाहिए। अब इनके लिए हम ही आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं। कितने वर्ष हुआ होगा राजनीतिक क्षेत्र? मैंने राजनीतिक में सन 2003 में 2003 मैं 2003 में राजनीतिक क्षेत्र से आ गया था जी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आने लगा और कार्य करने लगा। 2003 से अनवरत आप समाज के लिए कार्य? बिल्कुल, समाज के लिए काम करते रहते हैं और इस समाज के लिए हमेशा लड़ता भी रहता हूँ। चाहे वो जंगल का मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे गरीबी का मामला हो, चाहे बेरोजगारियों का मामला हो, चाहे युवाओं के लिए मामला हो, चाहे मैंने किसी के लिए भी है, मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा जी। जैसे कि आप पेशे से एडवोकेट हैं और अभी आपने बताया कि हम सामाजिक लड़ाइयाँ आप 2003 से, है ना, 2003 से लगातार आप लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं जी। और आपकी धर्मपत्नी जी मैदान में है, चुनावी मैदान में है। आपकी क्या कोशिश रहेगी, क्या प्रयास रहेगा अपनी धर्मपत्नी के लिए कि चुनाव मैदान में आप जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच में जाकर आप वहाँ जनता को किस तरह से कन्विंस करवा पाएंगे? देखिए, बहन जी ने हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, बहुजन समाज पार्टी के हमको सिंबल दी हैं कि उस शोषित वंचित समाज के लिए आप लड़ो, जो बेचारे अभी बहुत मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। मेरा लगातार प्रयास जारी है, मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और करता रहूंगा। और रही बात इस चुनाव में जनता की, कि जनता आशीर्वाद देती है कि नहीं देती, हमारा काम है कर्म करना, फल तो जो मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान जब 26 जनवरी 1950 को बनाया और लागू किया, तो ये बात आई कि यार संविधान में जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार कर्तव्य हैं, जो सभी माने पूरे देश की जो वातावरण की व्यवस्था है, अगर जो संविधान को लागू कर दिया जाए तो हमको तो लगता है कि बहुत सारे नेता लोगों को नेतागिरी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से समाज सेवियों को भी राजनीतिक करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हक अधिकार की लड़ रहे हैं। अब मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ अपने हक अधिकार की। और रही बात मेरी पत्नी बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं इनके लिए जितना हो सकेगा, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, सर्व समाज के लोग लगी हुई हैं। मैं घर घर जा रहा हूँ वोट मांगने, उनका आशीर्वाद मांगने। अगर जो हमको अगर जो आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो निश्चित रूप से हम खरा उतरेंगे और उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि हम नई दिशा और नए विकास जोड़ें सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के लिए मैं जी जो पिछड़े हैं। बिल्कुल, मैं सब किसी भी समाज के, मैं आदिवासी नेता नहीं हूँ, बिल्कुल मैं सर्व समाज का नेता हूँ। मेरे पास ये सर्व समाज के नेता लोग लगे रहते हैं। अब मेरा नामांकन दाखिल कराने भी सारे समाज के लोग गए थे, पूरे विधानसभा क्षेत्र के। कोई मैं एक व्यक्ति का बात नहीं करता कि मैं आदिवासी हूँ, मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि हमको बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। और बाबा साहब भी, बिरसा मुंडा भी, सावित्रीबाई फुले जी, राजहर्ष कुर्मी छत्रपति महाराज ने सभी लोगों के लिए काम किया। जितने भी महापुरुष हैं, संत महापुरुष हैं, वो कभी नहीं देखे, रविदास जी ने भी नहीं देखा कि मैं इस जात का हूँ। वो सबके लिए लगे थे। जब सबके लिए लगते हैं तो कहीं ना कहीं उस देश के लिए कहीं ना कहीं वातावरण बनता है, एक सोच बनती है कि देश हमारा विकासशील हो। ऐसे मैं भी चाहता हूं कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा गांव विकास की जोड़ी में नई श्रेणी में आयाम स्थापित करे। आज मैं देखता हूं कि बड़ी बड़ी कोठी बनी हुई है, 4-4, 5-5 मराठी बनी हुई है, लेकिन वहां चौकीदार भर रहता है। 6-6 मराठी बनी हुई, चौकीदार रहता है और उसमें रहने वाला 3 साल 4 साल नहीं आता, 5 साल नहीं आता। ऐसे हमारे गुड़ विधानसभा नहीं, पूरे क्षेत्र में मैं देखता हूं कि सैकड़ों कोठी बनी हुई है, सैकड़ों महल बने हुए। और वहीं बेचारा आप हरदुआ में चले जाइए, दुआरी में चले जाइए, कंचन उक्टा में चले जाइए, मासाओं में चले जाइए,
सबको देखिए, भाषाओं से बेघर कर दिया, कोई नहीं बोले चूना भट्टा से बेघर कर दिया, रानी तालाब से बेघर कर दिया गया, रामनई से बेघर कर दिया गया, भाषाओं से बेघर कर दिया गया। क्या कोई बोला अब तक किसी को जीव रोगी? बेचारे वो लोग कहाँ चले गए, कहाँ उनका चला गया, कहाँ उनका पतन हो गया, किसी ने पूछा तक नहीं वो वोटर लिस्ट कहाँ चले गए। आज हमारा जो गुड़ विधानसभा है, ये सभी नेशनल हाईवे रोड बनी, लेकिन बेचारे गरीबों को वहां पर व्यवस्थापन तक नहीं किया। आज तक ये नहीं पता है कि जिंदा है कि मर गए बेचारे। तो मैं लगातार अपने गुड़ की जनता से अपील करता हूँ कि अगर जो आपको इस सब चीज से मुक्ति पाना है, आपके लिए अगर जो कोई लड़ सकता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बहन जी ने हमको वो हक और अधिकार दिया है, तो मुझे आप लोगों चुनिए और हमको आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। चुनावी महासमर का, महासंग्राम का बिगुल बज चुका है जी। आपकी रणनीति क्या रहेगी? किस रणनीति के तहत आप चुनाव लड़ेंगे? मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जो आम सभी मूलक समस्याएं हैं सर्वजन की, मैं देखता हूं कि हर वर्ग के लोग परेशान हैं। उनका तहसील में काम नहीं हो पा रहा है, उनका कहीं भी थाने में काम नहीं हो पा रहा है, बेचारों को सताया जा रहा है, कागज के नाम पे, पैसे के नाम पे, किसी को लूटा जा रहा है, किसी को जबरदस्ती मुकदमे में फंसाया जा रहा है, किसी को बेचारों को पानी नहीं मिल पा रहा है, किसी को रोटी रोजगार के लिए देखिए आप चले जाइए, नागपुर ट्रेन में चले जाइए, रेवांचल ट्रेन में चले जाइए, बसों में चले जाइए। आज पहले एक दरगाह लगा करती थी, 84 दरगाह। आज रिवाज में चाहे ढेखा चले जाइए, चाहे चूना भट्टा चले जाइए, चाहे अस्पताल चले जाइए, आज मजदूरों की भरमार है। बेचारे गरीब लोग अपनी शादी करते हैं, पत्नी को छोड़ करके बेचारे दिल्ली बॉम्बे में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में ऐसी कौन सी फैक्ट्री है, गुजरात दिल्ली में कौन सी ऐसी फैक्ट्री है, कानपुर में कौन सी फैक्ट्री है, अब बंबई में ऐसी कौन सी फैक्ट्री है, और यहाँ क्यों नहीं स्थापित हो सकती गुड़ में? आज हमारा सौर प्लांट यहाँ बना हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा हमारे, न बदवार का एक सर्वजन बोला, ना महासुआ का बोला, ना पतौना का बोला, ना रीठी का बोला कि मैं बदवार में नौकरी करता हूँ। अगर जो बोलेगा तो यही कहूँगा मैं झाड़ू लगाने का काम करता हूँ, मैं वहाँ गिट्टी पथरे का काम करता हूँ। यही इतनी बड़ी माइस बनी हुई यहाँ का, माने यहाँ का चीज दिल्ली बॉम्बे के लोग ऐश कर रहे हैं, और हम लोग उसी के लिए न तार है, न केबल है, न रोड है, मतलब सब। ये आपके कहने का मतलब है यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। और जो हमारे ये लोग बेचारे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, बेचारे धान काटने जा रहे हैं, पंचायतों में आप पूरा जेसीबी डंपरों से काम चलाया जा रहा है। हमारे जितने भी मजदूर पेशे के लोग हैं, मैं वहीं से संघर्ष करके आया हूँ। मेरे पिताजी भी मजदूरी किया करते थे, स्वर्गीय रामलाल कोल। मेरी माँ भी दूसरों के यहाँ काटने जाया करती थी। मैं उस परिवार से हूँ। हम लोग भी कोई बहुत अमीर नहीं है, हम लोग भी गरीब ही हैं, और हमारा समाज, हमारे भाई परिवार सब गरीब हैं। ये लोग भी बेचारे रोटी रोजगार के लिए दिल्ली बॉम्बे जाते हैं। अगर इनको यहीं पर रोजगार मिल जाएगा, इनको भी मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, किसी को जेसी मिल जाएगी, किसी को कंस्ट्रक्शन काम मिल जाएगा, किसी को ठेकेदारी मिल जाएगी, किसी को इसका लाइसेंस मिल जाएगा, किसी उसकी लाइसेंस मिल जाएगा, किसी को नौकरी मिल जाएगी। काहे को जाएंगे? 10-10 हज़ार सौ रोज में हमारे भी अगर 10% भी अगर चले जाएंगे तो हर गाँव के 10 लोग चले जाएंगे। हमारे गाँव में 10 मकान, अच्छे मकान बनेंगे। हमारे भलुआ में एक मकान अच्छा नहीं बना हुआ है, कि अच्छा मकान कम से कम बना हो। गरीबों की तो बात छोड़िए आप। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। जी, थैंक यू भाई साहब। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग समय पर वोट डालने जाइए, और सब लोग अपना नेता और विधायक चुनिए, और सब लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, समय मतदान करिए, अपनी सरकार बनाइए।